वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स अड्डा सारण में। चलिए फिर मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके। इसके जा सर का साइंस का प्रैक्टिस सेट 32 लेके मैं आप सभी के सामने हाजिर हो गया हूं। अभी तक अगर आपने 31 प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो इसका प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो चलिए, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और इसका पीडीएफ मैं अपना टेलीग्राम चैनल पर दे देता हूं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जुड़ जाइए, ठीक है, ताकि रिवीजन के लिए आपको बहुत आसानी होगी। वो पीडीएफ डाउनलोड करके आप रिवीजन कर सकते हैं। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कि मोटर गाड़ी ए एंड बी के दूरी समय ग्राफ से पता चलता है। यानी एक मोटर गाड़ी ए है, एक मोटर गाड़ी बी है, इन दोनों के ग्राफ से हमें क्या पता चलता है? ठीक है, तो हमें क्या पता चलता है कि क्या नाम है कि ए इस वेग से जा रहा है, बी इस वेग से जा रहा है, ठीक है, यही है। तो ए की अपेक्षा हम देखते हैं, ए की अपेक्षा बी का जो वेग होगा वो अधिक होगा, ठीक है, क्योंकि ये एकदम कंटिन्यू ऐसे जा रहा है। ये इसके अपेक्षा ये इसका बी का वेग क्या हो जाएगा? अधिक होगा। यानी कि पूरी दूरी तक ए की अपेक्षा बी अधिक वेग से चलेगा। क्या चलेगा? बी अधिक वेग से चलेगा। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए, यह ग्राफ जो है क्या दर्शाता है कि वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है, अतः वस्तु की गति एक समान गति होती है यदि वस्तु की प्रारंभिक स्थिति शून्य नहीं है। तो ग्राफ, अगर हम बी की बात करें तो बी की ढाल ग्राफ ए की तुलना में अधिक होने से मोटर गाड़ी जो है बी अधिक तेज चलेगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक पत्थर पृथ्वी तल से 245 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से ऊपर की ओर फेंका गया तो ज्ञात कीजिए, ठीक है। दो चीज़ ज्ञात करना, 10 सेकेंड बाद पत्थर का वेग तथा ऊंचाई, पत्थर द्वारा प्राप्त मैक्सिमम ऊंचाई, ठीक है। अब देखिए, टी अगर पहला वाला देखें तो टी इसमें कितना दिया है? 10 सेकेंड दे दिया है, ठीक है। जी हम जब ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो जी हम क्या लेते हैं? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी क्या दिया है? 245 मीटर पर सेकेंड ये दिया है। तो हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं? v बराबर यू प्लस ए टी होता है, v बराबर यू प्लस जी टी होता है। लेकिन जब ऊपर की तरफ फेंका जाता है तो g क्या होता है? माइनस हो जाता है, तो u माइनस जी टी, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम v का वैल्यू निकालें तो v बराबर क्या हो जाएगा? 245 माइनस जी 10 और टाइम 10, तो 10 10 100, यानी कि 245 माइनस 100 यानी कि 145 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 145 मीटर पर सेकंड क्या आ गया? 10 सेकंड के बाद वेग की ये हो जाएगा, ठीक है। अब हमसे पूछा है कि पत्थर द्वारा मैक्सिमम ऊंचाई क्या होगी, ठीक है, ठीक है। तो मैक्सिमम ऊंचाई निकालने के लिए भी हमारे पास कितना आ गया? 145 मीटर पर सेकंड, ये याद रखिएगा। 145 हम यहाँ लिख देते हैं भी बराबर, जब भी बराबर हमारे पास 145 आ गया, ठीक है। अब हम फार्मूला क्या लगाते हैं? एस बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। मैक्सिमम ऊंचाई हमको चाहिए तो ए सी तो हमको चाहिए, तो एस बराबर क्या हम ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे यू हमारा कितना है? 245 गुना 10 माइनस हाफ जी क्या लेंगे? 10, और टी दिया है 10, तो 10 का 10, ठीक है। 2 से एक 10 को काट देंगे तो 5 बार में 10 10 100 5 500, यानी कि 2450 माइनस 500 यानी कि 1950 मीटर इसका क्या हो जाएगा? ऊंचाई हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, आशा करता हूँ ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक वस्तु पर लागू असंतुलित बल का प्रभाव नहीं है? असंतुलित बल का प्रभाव नहीं, एक वस्तु की गति में परिवर्तन, एक वस्तु की गति की दिशा में परिवर्तन या वस्तु की गति में परिवर्तन का कारण नहीं बनना, तो यही नहीं होगा, ठीक है। असंतुलित बल का ये
प्रभाव नहीं है। एक वस्तु की स्थिर अवस्था में परिवर्तन ये भी असंतुलित बल का प्रभाव है। तो ऑप्शन सी जो है वो नहीं है। चलिए आगे देखते हैं असंतुलित बल क्या होता है। ठीक है, देखिए जब किसी वस्तु पर लगने वाला जो कोई भी बल हो जिसका परिणाम बल शून्य न हो, जो परिणामी बल होता है वो शून्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, तब उसे हम क्या कहते हैं कि वो असंतुलित बल है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो सतहों के बीच की सतह की अनियमितताओं के परिणाम स्वरूप डैश होता है। दो सतह के बीच अनियमितताओं का परिणाम क्या होता है? घर्षण। क्या होता है? घर्षण होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के सम्मिलित रूप को क्या कहा जाता है। तो हमने कई बार देखा है कि गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है? मैकेनिकल एनर्जी। क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा। तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुरुत्व जनित त्वरण को कैसे दर्शाया जाता है? तो गुरुत्व जनित त्वरण को कैसे दर्शाया जाता है? देखिए छोटे जी से, अंग्रेजी के छोटा अक्षर जो जी होता है इसी से हम दर्शाते हैं। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ये भी आप सभी अच्छे तरीके से जानते होंगे। ठीक है, कि अंग्रेजी के छोटका जी से हम लोग दर्शाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जब पिंड वृत्ताकार मार्ग पर स्थिर कोणीय वेग से गतिमान है तब कोणीय त्वरण क्या होता है? जब कोई भी पिंड वृत्ताकार मार्ग पर स्थिर कोणीय वेग से गतिमान होता है तो तब क्या होता है? तब होता है उसका कोणीय त्वरण का मान क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चांदी की अपेक्षित घनत्व 10.8 है, पानी का घनत्व 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, तो ऐसे मात्रक में चांदी का घनत्व क्या होगा? देखिए हमने कई बार बताया आपको, अगर आप मेरा वीडियो देखे होंगे, कि अपेक्षित घनत्व जो होता है ना, ये होता है चांदी का घनत्व। अपेक्षित घनत्व की अगर बात कर लें तो ये जानते हैं क्या होता है? पदार्थ का घनत्व बट्टा पानी का घनत्व। ये कई बार हमने बताया है, पदार्थ का घनत्व बट्टा पानी का घनत्व। ठीक है, अब देखिए पदार्थ यहाँ पे क्या है? चांदी है, तो चांदी का घनत्व बट्टा पानी का घनत्व। ठीक है, तो चांदी का अगर घनत्व हमको निकालना है तो ये कितना दिया है? 10⁸ है। चांदी का घनत्व कितना है? 10⁸ है। ठीक है, और पानी का घनत्व कितना होता है? 1000 होता है। क्या होता है? 1000 होता है। यानी कि ये क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 10.8 इंटू 10⁻, नीचे ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, वो अपेक्षित घनत्व। ठीक है, तो पदार्थ का घनत्व यानी कि चांदी, सॉरी, अब हमको चांदी का घनत्व निकालना है। ठीक है, अब अपेक्षित घनत्व दिया है, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। देखिए यहाँ पे चांदी का अपेक्षित घनत्व कितना दिया है? 10.8 दिया है। हमको चांदी का घनत्व निकालना है और नीचे पानी का घनत्व कितना होता है? 1000 होता है। ठीक है, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। तो ये दोनों जाके इधर गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 10⁸ इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, यानी कि ऑप्शन ए आप सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया होगा, लेकिन अपेक्षित घनत्व यही होता है, पदार्थ का घनत्व बट्टा पानी का घनत्व। ठीक है, यहाँ पे अपेक्षित घनत्व दिया था, यानी इसका वैल्यू दिया था। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक बांध में जल की गहराई h है तथा ए जल का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल तथा t बांध की मोटाई है, तब बांध की दीवार पर लगने वाला दाब किस पर निर्भर करेगा? तो ये किस पर निर्भर करेगा ये पूछा है। तो गहराई क्या है? जल की गहराई h है तथा ए जल का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल है। ये क्या है? जल का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल है। ठीक है, तो टी बांध की मोटाई है, तो बांध की दीवार पर लगने वाला दाब किस पर निर्भर करेगा? इसी पे ए और एच पे निर्भर करेगा, यही करेगा ना, एरिया पे और हाइट पे निर्भर करेगा।
तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए ताप बढ़ने पर आयतन बढ़ता है, इसलिए क्या होता है, घनत्व घटता है। ठीक है। और अगर हम देखें कि नहीं रुक जाइए, दाब किस पर निर्भर करेगा। देखिए बांध की में जल की गहराई एच है, ए जल का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, तो टी बांध की मोटाई, तो बांध की दीवार पर लगने वाला दाब किसी पे निर्भर नहीं करेगा, किसी पे निर्भर नहीं करेगा, समझे। ये जो है दाब किसी पे भी निर्भर नहीं करेगा, ये किसी पे भी निर्भर नहीं करेगा। अगर देखिएगा पानी का घनत्व अभी हमने देखा है, पानी का घनत्व क्या होता है, 1000 kg पर मीटर क्यूब होता है। अब बर्फ़ का घनत्व भी वही होता है, 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। ठीक है। तो ये कहीं भी दाब निर्भर नहीं करेगा। ठीक है ना, गहराई पे करेगा ना एरिया पे करेगा, किसी पे भी नहीं करेगा। ठीक है, वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा सही है। जल का विशिष्ट आयतन जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ऊष्मा दी जाती है तब क्या हो जाता है, समान रूप से क्या हो जाता है, घटने लगता है। ठीक है। जब जल का विशिष्ट आयतन 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ऊष्मा दी जाती है तो पहले घटता है और फिर बढ़ता है, यानी कि क्या हो जाएगा, पहले बढ़ता है, अच्छा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर दिया जाए तो पहले घटता है फिर जाके बढ़ता है, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसमें चालकता की इकाई क्या होती है। तो उसमें चालकता की इकाई होती है जूल पर सेकेंड पर मीटर पर किलो। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसकी इकाई यही होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डैश की संख्या परमाणु की द्रव्यमान संख्या और क्रमांक के अंतर के बराबर होता है। तो किसकी संख्या, तो ये न्यूट्रॉनों की संख्या जो होती है परमाणु की द्रव्यमान संख्या और क्रमांक के अंतर के बराबर होता है, तो ये न्यूट्रॉन की संख्या होती है। तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एल्युमिनियम की संयोजकता 3 और ऑक्सीजन की 2 हो तो एल्युमिनियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होगा। एल्युमिनियम का 3 ऑक्सीजन का 2 हो तो ये मिलके क्या बन जाएगा, Al2O3। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही या गलत नहीं है। सही या गलत नहीं है कहा गया है। एक अम्ल जो पूरी तरह से आयनों से आयनित हो जाता है वह H आयन का बड़ी मात्रा में उत्पादन करता है। उदाहरण के लिए HCl, H2SO4, HNO3। एक अम्ल जो आंशिक रूप से जल में आयनित हो जाता है वह HN आयनों का कम मात्रा में उत्पादन करता है। उदाहरण के लिए CH3COH, H2CO3 और H2CO3। देखिए ये दोनों क्या हैं, ए और बी दोनों सही हैं, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर क्या होता है, तो वो अम्लीय प्रकृति का होता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के कारण चूने का पानी वायु में रखने पर क्या हो जाता है, दूधिया हो जाता है। ठीक है, तो ये अम्लीय प्रकृति का हो जाएगा। नेक्स्ट, जब एक धातु पानी के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है। जब पानी के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या निकलेगा, हाइड्रोजन निकलेगा। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि शुष्क बर्फ क्या है। तो शुष्क बर्फ क्या होता है, तो शुष्क बर्फ होता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डैश एकमात्र अधातु है जो तरल अवस्था में मौजूद है। कौन कौन एकमात्र अधातु है, तो ब्रोमीन जो है, ब्रोमीन एकमात्र अधातु है जो तरल अवस्था में मौजूद है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अनेक उप इकाइयों से पुनरावृत्त सहसंयोजक से बृहद अणुओं के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो ये बहुलीकरण कहलाती है। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित पुनः सृजित हो सकता है, तिल्ली, दिमाग, अग्नाशय, जिगर, यानी ये पुनः क्या होता है, विकसित किया जा सकता है। तो ये जिगर जो है इसे पुनः पुनः विकसित किया जा सकता है, यानी कि चेंज कर दिया जा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। दिमाग को पुनः नहीं किया जा सकता, अग्नाशय को और ये तिल्ली को नहीं किया जा सकता है।
एक जिगर ही है जिसे पुनः ये किया जा सकता है, ट्रांसपेरेंट जो कहते हैं ना, ट्रांसप्लांट हुआ है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंग मनुष्य के उत्सर्जन सिस्टम का अंश नहीं है? उत्सर्जन सिस्टम का अंश जो नहीं है, गुर्दे, मूत्रवाहिनी, मूत्रमार्ग, गर्भाशय। तो उत्सर्जन यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं है, तो गर्भाशय नहीं है, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, गर्भाशय क्या है? प्रजनन तंत्र का भाग है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो सबसे लंबी हड्डी जो पाई जाती है वो आपका फीमर यानी कि जांघ में पाई जाती है, फीमर। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर। तो ये फीमर की हड्डी होती है जांघ में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस वाहिनी का नाम बताइए जो पुरुष के वृषण से निकलती है और शुक्राणु को शरीर में ले जाती है। तो ये कौन होती है? शुक्रवाहिका होती है। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राकृतिक रबर एक पौधा का उत्पाद है जिसका रासायनिक नाम है, उसका रासायनिक नाम क्या है? पौधों का रस यानी लैक्टेक्स। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। और ये अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। पादप कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो पादप कोशिका भित्ति सेलुलोज और पेक्टिन से बनी होती है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें।